गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने रिटर्न टू अ स्केल किया था। रिटर्न टू अ स्केल की हमने 3 स्टेजेस कर ली थी: इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। तो आज हम ले रहे हैं इसके कोज क्या हैं, कि जो ये 3 स्टेजेस हैं, जैसे हमने रिटर्न टू अ फैक्टर में किए थे और साथ ही साथ उसके कोज भी देखे थे कि इसकी इंक्रीजिंग होने के या कांस्टेंट होने के या कम होने के, डिक्रीज़ होने के क्या क्या कारण रहे हैं। तो उसी तरह से आज हम इसके कोज ले रहे हैं कि कोज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करते हैं कि 2 तरह की हमारी इकोनॉमीज़ होती हैं। वो हैं एक तो इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ में क्या आता है हमारा कि इसमें हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके इंटरनल की बात की है ना, तो हमारी स्पेसिफिकली हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जब हम प्रोडक्शन जो है बढ़ाएंगे, स्केल जो बढ़ाएंगे, तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें मिलेगा, हमारी फर्म को मिलेगा। तो हमारी एक्सटेंशन की वजह से जो हमारी बेनिफिट्स हुए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या आता है कि जो बाहर किसी इंडस्ट्रीज़ में हमने किसी इंडस्ट्रीज़ का स्केल बढ़ा, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी फर्म्स का जो बेनिफिट हुआ उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल ले रहे हैं। दीज आर द इकोनॉमीज़ विच आर फर्म स्पेसिफिक। तो ये फर्म से स्पेसिफिक हैं, हमारी ही फर्म से स्पेसिफिक हैं। दीज आर अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर फर्म इन द इंडस्ट्री विच सीक टू इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कि जब हमने अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया तब हमें ये मिली। कैसे? जैसे टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं, वो क्या होता है, व्हेन अ फर्म इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने जब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, इट बिकम पॉसिबल फॉर इट टू मेक यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड सुपीरियर टेक्निक। तो जब हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहा तो हमने क्या किया, मॉडर्न मशीन्स ली या कोई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इसका बेनिफिट जो हमें मिलेगा ये हमारा इंटरनल कहलाएगा। सेकंड है लेबर। लेबर में क्या आएगा कि जो हमने लेबर में काम का डिवीज़न किया है, अगर हमने अपने स्केल को बढ़ाना चाहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अपने लेबर्स को काम डिवीज़न कर देते हैं, मीन्स उनको डिवाइड करके दे देते हैं कि आप ये वर्क करोगे, आप ये वर्क करोगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क से क्या होता है कि उन लेबर्स में अपना जो काम वो कर रहे हैं वो धीरे धीरे वो एफिशिएंसी की ओर हो जाता है, कि वो परफेक्टली वो काम कर पाते हैं, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो गिर जाता है। तो ये भी हमारी इंटरनल इकोनॉमीज़ में आता है। नेक्स्ट इज़ managerial. A firm producing on large scale can afford to engage competent and efficient managers. It also results in more efficiency and hence लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जब हम स्केल को डबल करते हैं तो हमें ये हो जाता है कि हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है। जब भी हम बिज़नेस को बढ़ाएंगे तो उसकी मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फाइनेंशियल में भी आपने ये देखा होगा कि जब हम कुछ कम सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें डिस्काउंट जो है वो कम मिलता है। जब हम ज़्यादा खरीदते हैं तो वहाँ हमें डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पर जो रेट हैं उसके वो भी डाउन हो जाएंगे, इस वजह से भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लार्ज। वही सेम चीज़ है कि अगर हम रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ज़्यादा परचेजेस लेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो हमें लो प्राइस में मिलेगा, ठीक है। और ऊपर वाले में जैसे फाइनेंशियल की बात थी तो उसमें स्पेसिफिकली लोन से रिलेटेड ही आता है कि जो हम लोन लेते हैं वो हमें लो रेट से मिलता है। जैसे जैसे हमारा लोन जो है ज़्यादा अमाउंट का हो जाता है तो उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की।
तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ रिस्क। जब हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, साइज़ जो हमारा बिग है, द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू बियर ग्रेटेस्ट रिस्क। तो हम बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए भी एक माइंड सेटअप हो जाता है, तो जिससे हम बड़ा सा रिस्क लेते भी हैं। लेने के बाद हम क्या होता है कि कई बार हम ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर जाते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट लो चली जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल थी। एक्सटर्नल में हमारी आएंगी कि जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, वहाँ फर्म से रिलेटेड थी, यहाँ इंडस्ट्री से, कि एक इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ है तो उससे जुड़ी हुई सभी फर्म्स को, ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री व्हेन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपेंड, कि जब हमने उसको बिजनेस को, उसको इंडस्ट्रीज़ के स्केल को एक्सपेंड किया, तो उससे जो जुड़ी हुई फर्म्स हैं सभी को इसका बेनिफिट मिला। तो इसमें आएगी सबसे पहले हमारी मेन एक्सटर्नल है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। वो क्या है हमारी? इट रेफर टू लोकलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। एज अ रिजल्ट फर्म्स गेट वेरियस काइंड ऑफ एडवांटेजेस, कि जब हमारी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, एक ही जगह पर लोकेटेड होंगी, तो उससे क्या होगा, हमें कई तरह की एडवांटेजेस मिलेंगी। कैसे? जैसे कम्युनिकेशन की होगी, ट्रांसपोर्ट की होगी, ट्रेन लेबर की हो गई, कि जब हमारी फार्म्स ऐसी स्पेसिफिक जगह पर हैं, वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और लेबर्स भी हमें अच्छे मिल रहे हैं, गोडाउन्स भी मिल रहे हैं पास में, बैंकिंग फैसिलिटी भी है। तो इस तरह की फैसिलिटी किसके कारण हुई? एक इंडस्ट्री के कारण, जिसमें हमारी जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, वहाँ पर फर्म्स ज़्यादा होने के कारण हमें ये चीज़ें मिली हैं। सपोज़ एक इंडस्ट्री लगाई गई है, उसके आसपास जो है छोटी छोटी फर्म खुली हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? फर्म्स को। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। तो नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि व्हेन सेवरल फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री एज आर एस्टेब्लिश्ड एट वन प्लेस, वन फाइंड पब्लिकेशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंडस्ट्रीज एज वेल एज वेरी यूज़फुल, कि जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी, वो सभी फर्म्स को मिल पाएंगी उससे रिलेटेड। तो ये भी एक्सटर्नल में आएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ डिस्टिंग्रेशन। Development of an industry is followed by undertaking or different process of different firms. As example, different firms may come up specializing in dyeing, bleaching, weaving, spinning। इसमें क्या बताया गया है कि जब काफ़ी सारी फर्म जो हैं एक ही प्लेस पर होंगी, तो उसमें जो प्रोसेस है हमारा काम करने का, जैसे डाइंग, ब्लीचिंग, वीइंग की बात की गई है, क्लॉथ में जो ये प्रोसेस होता है, तो अलग अलग तरह से इस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि जो उसका स्पेशलाइजेशन है उस काम में, जैसे डाइंग का है या ब्लीचिंग का है, तो एक पर्टिकुलर जो हमने डिवाइड करके दे दिया वर्क को, तो उससे वही, जैसे अभी हमने लेबर डिवीज़न की बात की थी, तो उसमें काम में जो है स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ थी इसकी। तो नेक्स्ट जो हिंदी मीडियम में भी यही सेम ले रहे हैं हम, इसको बोलते हैं हम आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें। आंतरिक बचतें बताई हैं मैंने आपको कि आंतरिक बचतों के कारण ही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, कि जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल किया वो इसी के कारण लागू हुए। इसमें उन फर्मों को जो विस्तार करती हैं, ठीक है, बिना विस्तार के हम आंतरिक बचतें प्राप्त नहीं कर सकते, कि जब हम अपना स्केल बढ़ाएंगे तभी ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे श्रम संबंधी बचतें जो लेबर वाली बताई हैं उन्हें, कि लेबर का काम हम डिवाइड कर देंगे, अच्छी तकनीकी यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। स्टॉक संबंधी बचतें, कि स्टॉक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली फर्म स्टॉक संबंधी बचतें प्राप्त कर सकती है, कि एक बड़ी फर्म कच्चे माल का काफ़ी स्टॉक अपने पास रख सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो काम है वो बीच में रुकेगा नहीं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है अवेलेबल। तो नेक्स्ट चीज़ विक्रय संबंधी बचतें, ये आपको हिंदी मीडियम में वही सेम चीज़ दे रखी है जो अभी हमने बात की है।
तो इसको आप पढ़ लेंगे, जो भी आपको दिक्कत लगे आप पूछ लेंगे। इसमें वित्तीय बचतें भी हैं, नेक्स्ट है हमारी बाहरी बचतें। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपने इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।